हेलो भाई, नमस्कार। मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और आज के इस क्लास में। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो प्यारे साथियों, हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय का अध्ययन कर रहे थे और इस पर हमने आपको एक वीडियो दे दिया था और आज ये जो है कि इसका दूसरा लेक्चर होगा। ये कौन सा लेक्चर होगा? यह गवर्नर जनरल और वायसराय का यह सेकंड लेक्चर है प्यारे साथियों। यह है दूसरा लेक्चर है। कौन सा? यह दूसरा लेक्चर है, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग जरा सा देखते हैं कि हम लोग कहां तक पहुंचे थे। तो प्यारे साथियों, जो है कि सेकंड लेक्चर है, ठीक है। अब सेकंड लेक्चर में हमको कहां से पढ़ना है? देखिए, जो फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है, उसमें हमने आपको गवर्नर ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल के गवर्नर के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद हेनरी वेंसीटाट, फिर उसके बाद हैरी वेरेलास्ट, फिर जॉन कर्टियर, उसके बाद वारेन हेस्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक। और वारेन हेस्टिंग के बारे में मैंने आपको जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था कि इनके शासनकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी इन्हीं के शासनकाल में आया था। और जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है प्यारे साथियों, ठीक है, अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज नाउ कॉल्ड द गवर्नर जनरल। यानी कि ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था प्यारे साथियों, इसके तहत क्या होता है? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो गई थी। उसके बाद हमने आपको बताया था किसके बारे में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में मैंने बता दिया था। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो प्यारे साथियों, ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल, क्योंकि इनके शासनकाल में आता है 1833 का चार्टर एक्ट। क्या आता है इनके समय में? क्या आता है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और इसके द्वारा क्या होता है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया गया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद प्यारे साथियों, मैंने आपको चार्ल्स मेटकाफ के बारे में बताया। इसके बाद हम लोगों ने लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में पढ़ा। फिर लॉर्ड एलनबरो के बारे में हमने पढ़ा। लॉर्ड डलहौजी के बारे में हमने पढ़ा। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोग जानते हैं प्यारे साथियों कि इन्हीं के शासनकाल में पहली बार भारत में रेल चलता है 16 अप्रैल 1853 को। अब कहां से कहां तक चलता है? तो मुंबई से थाने के बीच चलता है। कितने किलोमीटर चला था? तो 34 किलोमीटर चला था। लॉर्ड डलहौजी ने ही राज्य झड़प नीति, जिसको हम लोग बेपगत का सिद्धांत कहते हैं या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, ठीक है, यही लाया था। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे। हमको आज जो पढ़ना था वह किसके बारे में पढ़ना था प्यारे साथियों? लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ना था। किसके बारे में पढ़ना था? लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ना था। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको जहां पे रोके थे प्यारे साथियों, वहीं पर आपको लेकर के आते हैं जरा सा। एक बार अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे साथियों कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? उसके बाद दूसरा प्रश्न मैं आपसे करूंगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर हो गया। अब हम आपसे पूछेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है। इसके बाद प्यारे साथी हम आपसे पूछेंगे कि बंगाल का ठीक है, ध्यान रखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर और साथ साथ बंगाल का अंतिम गवर्नर। यहां पे बात करेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर और उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो प्यारे साथियों, एक बात जरा से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर कौन था तो आपका उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था प्यारे साथियों? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन? रॉबर्ट
क्लाइव था, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो साथियों इसका एक ही उत्तर होगा और वह होगा वारेन हेस्टिंग होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? वह होगा वारेन हेस्टिंग्स होगा। कौन? वारेन हेस्टिंग्स होगा, ठीक। इसके अलावा प्यारे साथियों, इसके अलावा अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया, तो हम बात करेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो कौन था प्यारे साथियों? ये कौन था? यह था लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था प्यारे साथियों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। इसके बाद जो अंतिम पॉइंट हमको देखना था यहाँ पे, वह क्या था प्यारे साथियों? वह यह था कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल क्या था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। और भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय या वायसराय इसको भी कहते हैं, ठीक है। तो भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था प्यारे साथियों लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और इस चीज के बारे में मैंने आपको कल अच्छे तरीके से यहाँ तक मैंने आपको समझाया हुआ था, तो हमको पढ़ना था लॉर्ड कैनिंग के बारे में, और यही से हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात कि हिज टेन्योर वाज फ्रॉम 1856 टू 1862, यानी कि इसका जो कार्यकाल था वह 1856 से लेकर के 1862 तक था साथियों। दूसरा पॉइंट कि इसके शासनकाल में 1858 में भारत शासन अधिनियम 1858 आया था। यहाँ तक हम लोगों ने कल देख लिया था। और जब ये 1858 का अधिनियम आता है तो इसके तहत क्या किया जाता है? तो भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया जाता है? भारत का वायसराय बना दिया जाता है। यानी जो लॉर्ड कैनिंग होता है यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ और भारत का प्रथम वायसराय हुआ, ठीक है। आगे है लॉर्ड कैनिंग बिकम द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, यानी कि लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के पहले वायसराय बने। ड्यूरिंग हिज रेन द वीडो रीमैरिज एक्ट, द वीडो रीमैरिज एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1856, और लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या होता है साथियों? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, कौन सा अधिनियम? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। कौन सा विवाह? तो विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी कि अगर कोई महिला का पति नहीं है, महिला विधवा हो गई है, उसका पति मर गया है, डेथ हो गई उसके पति की, तो विधवा कहलाती है। जो विधवा होती है उसका फिर से विवाह हो सके, इसके लिए एक अधिनियम लाता है लॉर्ड कैनिंग, और यह कब आता है प्यारे साथियों? 1856 यानी 1856 में आता है। आगे है कि द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज रूल, और इसी के शासनकाल के दौरान ही 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। किसके शासनकाल के दौरान? लॉर्ड कैनिंग के। यानी आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है बहुत ही जबरदस्त कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? तो प्यारे साथी कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक। और इसने क्या किया था? ही इंडेड डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इसने डलहौजी के राज्य हड़प नीति सिद्धांत को क्या कर दिया पिता? समाप्त कर दिया। यानी कि जो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को लाया हुआ था, उसको समाप्त कौन कर देता है? लॉर्ड कैनिंग कर देते हैं। इतनी बातें क्लियर है ना? वेरी गुड। आगे आइए। The Indian Penal Code was made in 1860 during his rule, और इंडियन पिनल कोड आप लोग जानते हैं ना, IPC
आईपीसी की धारा आप लोग सुने ही होंगे, ठीक है। तो जो आईपीसी है वह किसके समय में बनता है, तो इंडियन पिनल कोड 1860 में इसी के शासनकाल में बना था। किसके, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और मैंने ये भी बताया कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था इसी के समय में आते, तो मैंने आपको पहले बता दिया इसी के शासनकाल में जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है तो भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे लॉर्ड मेयो की। किसकी बात करेंगे, लॉर्ड मेयो की। ये भी प्यारे साथी इंपॉर्टेंट है। किस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उस पर जरा सा हम नजर डालेंगे। पहली बात तो हिज टेन्योर वाज फ्रॉम 1869 टू 72, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, इसके रुकना तो, हाँ पापा, हाँ क्या हुआ, चलिए ठीक है ना। लॉर्ड मेयो का जो शासन काल था वो कब से कब तक था, वो 1869 से लेके 1869 से लेके 1872 तक था। यानी कि इसका कार्यकाल जो है 1869 से 1872 तक था। इसके शासन काल के दौरान ही 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि इसके शासन काल के दौरान 1872 में क्या होते हैं प्यारे साथियों, पहली बार जनगणना होती है। यानी ड्यूरिंग हिज रूल द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया इन 1872। यानी कि 1872 में क्या होता है, 1872 में क्या होता है प्यारे साथियों, तो पहली बार जनगणना होती है भारत में। और कौन करवाता है, तो यह करवाता है लॉर्ड मेयो। कौन करवाता है साथियों, लॉर्ड मेयो करवाता है, ठीक है। इन 1872 he was stabbed to death by an अफगान इन अंडमान। और 1872 में क्या होता है साथियों, अंडमान में एक अफगान द्वारा इसको चाकू मार करके इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दिया जाता है। किसकी, लॉर्ड मेयो की। एक बात ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो के बारे में आपको ये याद रखना है कि इसके शासन काल में ही 1872 में क्या होता है, भारत में पहली बार जनगणना होती है, सेंसस कराई जाती है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है लॉर्ड लिट्टन। कौन है प्यारे साथियों, लॉर्ड लिट्टन है, ठीक है। अगर हम बात करें लॉर्ड लिट्टन की कार्यकाल की, टेन्योर की, तो इसका जो टेन्योर रहा था वह रहा था 1876 से लेकर 1880 तक, ठीक है। और 1878 में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम पारित किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम था, ठीक है। किसने पारित किया था, लॉर्ड लिट्टन ने। आइए इसको समझते हैं, ठीक है। लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड लिट्टन, आपको ये बात बहुत गहराई से याद करके रखना है प्यारे साथियों। क्या, लॉर्ड लिट्टन, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो लॉर्ड लिट्टन थे, ठीक है, ये क्या किए थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किए थे। क्या, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको आप कह सकते हैं वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। और यह क्या था प्यारे साथियों, यह भारतीय समाचार पत्र अधिनियम था। क्या था, यह भारतीय समाचार पत्र अधिनियम था। क्या था, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया, लॉर्ड लिट्टन ने लाया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। और इसके तहत होता क्या है, यानी कि अंडर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस वेयर इम्पोज्ड ऑन इंडियन न्यूज़पेपर्स। यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय समाचार पत्रों पर क्या किया जाता है, कठोर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यानी यह जो आया था भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, इसके तहत क्या किया जाता है साथियों, इसके तहत क्या किया जाता है, इसके तहत कठोर प्रतिबंध लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, कठोर प्रतिबंध लगाया जाता है। कहां प्रतिबंध लगाया जाता है साथियों, कहां पे प्रतिबंध लगाया जाता है ये, तो ये लगाया जाता है भारतीय समाचार पत्रों पर। यानी कि भारत में जो समाचार पत्र छप रहे थे, जो न्यूज़पेपर्स आ रहे थे,
वे अपने मन से नहीं छाप सकते थे। इस पर क्या किया जाता है, बहुत कठोर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। बात समझ गया ना, ठीक है, आगे ध्यान रखिए। इसके बाद है एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट फॉर आईसीएस एग्जाम रिड्यूस्ड फ्रॉम 18 टू 19 ईयर्स। और आईसीएस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की उम्र सीमा 21 से घटाकर कितना कर दिया गया, 19 वर्ष कर दिया गया। यानी जो लॉर्ड लिट्टन है ये तो हुआ, इसके अलावा जो आईसीएस एग्जाम होता था, इंडियन सिविल सर्विस जो परीक्षा होता था, इसकी जो न्यूनतम आयु थी वह कितनी थी, 21 वर्ष था। कितना था, वह था 21 वर्ष था। कितना था प्यारे साथियों, 21 वर्ष था। अब 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया जाता है, 21 वर्ष से घटा कर दिया जाता है प्यारे साथियों 19 वर्ष। कितना कर दिया जाता है, 19 वर्ष कर दिया जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर है? अरे बोलो, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो आगे ध्यान देंगे, हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम बढ़ेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, लॉर्ड रिपन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसका कार्यकाल 1880 से लेकर कब तक रहा था, 1884 तक। यानी हिज टेन्योर वाज फ्रॉम 1880 टू 1884। यानी कि इसका जो कार्यकाल था, लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वह 1880 से लेकर 1884 तक था। ठीक है, ये याद रखना। ये देखिए, ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपन को भी पढ़ना क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो इसके समय में क्या होता है, तो रेगुलर सेंसस स्टार्टेड इन 1881 ड्यूरिंग हिज रेन। यानी कि इसके शासनकाल में क्या होता है साथियों, 1881 से क्या होता है, नियमित जनगणना की शुरुआत होती है, रेगुलर सेंसस कराई जाती है। लॉर्ड रिपन, कौन प्यारे साथियों, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। अभी जो लॉर्ड रिपन है प्यारे साथियों 1880 से शुरू होती है और 1884 तक क्या जाता है इसका, 1880 से शुरू होकर के 1884 तक क्या होता है, इसका कार्यकाल रहता है। इसके शासनकाल में क्या होता है साथियों, ठीक है, इसके शासनकाल में क्या होता है, तो इसके शासनकाल में क्या होता है, रेगुलर, यानी कि रेगुलर या फिर कह सकते हैं कि नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। ठीक है, और ये जो नियमित जनगणना की शुरुआत होती है कब होती है, या जो नियमित जनगणना की शुरुआत होती है यह कब होता है प्यारे साथियों, 1881 में होता है। कब होता है, 1881 में, यानी कि 1881 में होता है। कब होता है साथियों, 1881 में होता है। ठीक है ना, जी हाँ। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है रिपन एबोलिश्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1882। और रिपन के शासन काल के दौरान ही 1882 में क्या होता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अगर हम आपसे पूछे कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये किसके शासन काल में आया था, तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड लिट्टन के शासन काल में आया था। लेकिन हम बात करें प्यारे साथियों और आपसे ये कहें, और आपसे हम ये कहें कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इसको समाप्त किसने किया, प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया। ठीक है, समाप्त किसने किया भाई, तो किसने किया, तो लॉर्ड रिपन ने किया। अरे बोलो, किसने किया, लॉर्ड रिपन ने। लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया और रिपन ने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे ध्यान दीजिए, आगे एक लाइन कहता है ही वॉज सपोर्टर ऑफ इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि जो रिपन है यह भारतीय प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने का समर्थक था, इसलिए इसको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। यानी जो लॉर्ड रिपन था साथियों, ठीक है, लॉर्ड रिपन क्या चाहता था कि जो भारतीय प्रशासन चलाया जा रहा है इसमें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। जो भारतीय प्रशासन चलाया जा रहा है इसमें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए और भारतीयों की भागीदारी बढ़ा करके क्या किया जाए, प्रशासन में उनकी संख्या को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, और इसके लिए क्या किया जाता है, थैंक यू, और इसके लिए क्या किया जाता है प्यारे साथियों, लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन की अगर हम बात करेंगे प्यारे साथियों तो इसका जो कार्यकाल रहा था 1884 से 1888 तक था। कहां तक,
88 तक। इसके शासनकाल की जो बहुत महत्वपूर्ण घटना वो होती है कि इसके शासनकाल में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना होता है, गठन होता है। किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी जो अभी वर्तमान में कांग्रेस है, इसका गठन कब हुआ था? 1885 1885 में हुआ था। किसने किया था? A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। ठीक है ना? एक सेकेंड, चलिए ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड डफरिन, इसका कार्यकाल मैंने आपको बताया कि 1884 लेके कब तक था? 1888 तक था। ठीक, इसके शासनकाल के दौरान ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी कि ड्यूरिंग हिज रूल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1885। यानी इसके शासनकाल में ही 1885 में क्या किया जाता है साथियों? इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग लॉर्ड कर्जन। अच्छा देखिए, डफरिन के समय की इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ये पॉइंट क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। बात समझ गया ना? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन भी क्या है प्यारे साथियों? काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके समय में क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है, आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हिज टेन्योर वाज फ्रॉम 1899 से 1905 यानी 1905 तक था। यानी इसका जो कार्यकाल था वो कितना था? 1899 से लेके प्यारे साथियों 1905 तक था। कहां से कहां तक? 1899 से लेके 1905 तक था। ठीक है, ही वॉज द मोस्ट अनपॉपुलर वायसराय, और यह सबसे अधिक अलोकप्रिय वायसराय था। यानी कि सर्वाधिक अलोकप्रिय शासक कौन था? तो वह कौन था भाई? लॉर्ड कर्जन था साथियों। ठीक है, The police commission was formed in 1902 under the chairmanship of Sir Andrew Fraser। और कह रहा है कि इसी के शासनकाल में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया गया। यानी अगर आपसे पूछता है कि जो पुलिस आयोग है उसका गठन कब किया गया, तो 1902 में किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो सर एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में। ठीक है, आगे है, ड्यूरिंग हिज रूल बंगाल पार्टिसिपेशन टुक प्लेस इन 1905। और इसके शासनकाल के दौरान क्या होता है? 1905 में बंगाल विभाजन होता है। इसके शासनकाल में क्या होता है? 1905 में बंगाल विभाजन होता है प्यारे साथियों। ठीक है ना? आइए आगे बात करते हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, बंगाल विभाजन आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, कि लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। अब अगर हम बात करें आगे, तो आगे बात करेंगे लॉर्ड मिंटो की। किसकी बात करेंगे? लॉर्ड मिंटो की। अब लॉर्ड मिंटो भी क्या है प्यारे साथियों? थोड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनके समय में मुस्लिम लीग की गठन किया जाता है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो, तो इसका जो कार्यकाल था वह 1905 से लेकर कब तक था? 1910 तक था। और इसके शासनकाल के दौरान ही 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। यानी ड्यूरिंग हिज रूल द मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन ढाका इन 1906। और ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सन 1906 में क्या होता? मुस्लिम लीग की स्थापना किया जाता है। इन द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1907 कांग्रेस गॉट डिवाइडेड इनटू मॉडरेट पार्टी एंड एक्सट्रीमिस्ट पार्टी। यानी कि 1907 में जब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है कि नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में किस अधिवेशन के तहत विभाजित हुआ, फिर किस अधिवेशन में विभाजित हुआ, तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में सन 1907 में क्या होता है? विभाजित होता है। ठीक, आगे कह रहा है कि इन 1909 द मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट वाज पास्ड इन विच सेपरेट इलेक्टोरेट वाज अरेंज्ड फॉर मुस्लिम्स। और 1909 में क्या आता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है साथियों। और इसके तहत क्या किया जाता है? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किसके समय में हुई, तो लॉर्ड मिंटो के समय में हुई। ठीक है, या अगर आपसे पूछे कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया, तो 1909 में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे किसके बारे में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। किसके बारे में साथियों?
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कर्जन थे, कर्जन के समय में क्या होता है, बंगाल विभाजित होता है, लेकिन इनके समय में क्या होता है, बंगाल आपस में मिल जाता है, ठीक है। बंगाल विभाजन का रद्द, बंगाल जो विभाजन था उसको रद्द कर दिया जाता है। तो लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल था 1910 से लेकर 1916 तक था साथियों। एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना 1757 से शुरू किए हैं, 1757 से शुरू किए हैं और हम लोग पढ़ेंगे कहां तक, 1947 तक पढ़ेंगे। कहां तक, 1947 तक पूरा, यानी आजादी तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका कार्यकाल कब से कब तक था, 1910 से लेके 1916 तक था। इसके शासन काल में क्या होता है प्यारे साथियों, वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, यानी कि ड्यूरिंग हिज रूल बंगाल पार्टिसिपेशन वाज कैंसिल्ड इन 1911, यानी कि इसके शासन काल में क्या होता है, वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है कि ड्यूरिंग हिज रूल द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कि जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है, ठीक है, इसके शासन काल में क्या होता है, भारत की राजधानी कोलकाता से कहां स्थानांतरित कर दी गई, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें इसका जो टेन्योर, ठीक है, इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो प्यारे साथी इसका कार्यकाल था 1910 से लेकर 1916 तक, ठीक है। ये तो इसका क्या हो गया, टेन्योर हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इसके समय में क्या होता है, 1911 में, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। क्या किया गया, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। क्या किया गया, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। और इसके शासन काल की जो एक और अन्य महत्वपूर्ण घटना है वो क्या है साथियों, वह ये है कि इसके शासन काल में जो राजधानी कोलकाता थी वो कहां चली आई, दिल्ली चली आई, ठीक है। यानी कि राजधानी कोलकाता से, राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। कहां पे, दिल्ली स्थानांतरित की गई, दिल्ली स्थानांतरित की गई। यानी जो राजधानी कोलकाता थी उसको कहां स्थानांतरित कर दिया गया, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। अब ध्यान रखिएगा 1911 में यह निर्णय लिया जाता है और 1912 में क्या होता है, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए यहां पे मेंशन किया गया है कि दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1912 और 1912 में क्या होता है, दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। देखिए 1911 में अनाउंसमेंट किया जाता है, घोषणा किया जाता है कि जो राजधानी होगी भारत की वह कलकत्ता से कहां रहेगी, अब दिल्ली चली आ रही है, ठीक है। और दिल्ली को भारत की राजधानी कब बना दिया गया, 1912 में, ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदू महासभा वाज फाउंडेड इन 1915 बाई मदन मोहन मालवीय एंड सम पंजाबी लीडर्स। और 1915 में, इसी के समय में 1915 में मदन मोहन मालवीय और कुछ पंजाबी नेताओं द्वारा क्या किया जाता है, हिंदू महासभा की स्थापना किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। आगे ध्यान रखिएगा, इतनी बातें हो गई। आगे पढ़ेंगे हम लोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। किसके बारे में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है प्यारे साथियों, कौन, ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, ठीक है। देखिए पहली बात, इसका जो कार्यकाल था 1916 से लेकर कब तक था, 1921 तक था। कब तक था, 1916 से लेकर के 1921 तक था। और जब 16 से लेकर 21 तक था तो आपको पता है कि 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहां आए थे, भारत वापस आए थे। यानी कि गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। इसके अलावा क्या हुआ था, ड्यूरिंग हिज रूल होम रूल लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1916। और इसके शासन काल में क्या होता है, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया जाता है, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। शासन काल कब से कब, 1916 से लेकर के
1921 तक। ठीक है, अब ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है साथियों, ठीक है, अब ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है इसके शासनकाल की कुछ मुख्य मुख्य विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला विशेषता क्या देखेंगे, सबसे पहली विशेषता ये है कि गांधी जी क्या होते हैं, दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं 1915। गांधी जी की भारत वापसी होती है। कहां से आते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। इसके अलावा क्या होता है साथियों, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा 1916 में होम रूल लीग स्थापना किया जाता है। होम रूल लीग की स्थापना की जाती है किसकी, 1916 में, 1916 में क्या होता है, होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना। अभी जो होम रूल लीग आंदोलन है, ठीक है, इसकी स्थापना दो लोगों ने मिलकर के किया था। किसने, एक तो बाल गंगाधर तिलक ने और दूसरा किसने, एनी बेसेंट ने। किसने, एनी बेसेंट ने। ठीक है ना, बात समझ गए ना, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों मिलकर क्या करते हैं, होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना करते हैं। आगे ध्यान रखिएगा, कह रहा है लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1916 एंड इन दिस सेशन मॉडरेट पार्टी एंड एक्सट्रीमिस्ट पार्टी मर्ज्ड। ठीक है, आपको याद है 1916 की अगर हम बात करें, ठीक है, 1916 की ही अगर हम बात करें तो 1916 में ही क्या होता है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। क्या होता है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, लखनऊ कॉन्फ्रेंस होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है। और यह जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है ना, इसमें क्या होता है, नरम दल प्लस गरम दल, ये दोनों क्या होता है, आपस में फिर से मिल जाते हैं। ठीक है, यानी 1907 में अलग होते हैं सूरत अधिवेशन में, और लखनऊ अधिवेशन में क्या होते हैं, आपस में ये लोग मिल जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे कह रहा है बीएचयू वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1916 इटसेल्फ, और इसी के शासनकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही क्या होता है, 1916 में बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाता है। और आप सभी को पता है कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, बीएचयू की स्थापना 1916 में हुआ। किसने किया, तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया। किसने किया, मदन मोहन मालवीय जी ने किया, मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ठीक है साथियों, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है, आगे कह रहा है कि गांधी जी चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस इन 1970, और 1917 में, कब साथियों, 1917 में क्या होता है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह होता है। 1917 क्या होता है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह होता है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है। और इसके साथ आगे ध्यान दीजिएगा, 1918 में क्या होता है, गांधी जी का खेड़ा आंदोलन होता है, खेड़ा सत्याग्रह होता है। ठीक है, क्या होता है, खेड़ा आंदोलन होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर, यानी कि गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह टुक प्लेस इन 1918। आगे कह रहा है द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन 13 अप्रैल 1919, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी के समय में हुआ था। कब हुआ था भाई, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। 1919 को क्या हुआ था, इसी के शासनकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन भूल सकता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके शासनकाल में हो जाता है। फिर आगे कह रहा है, फिर आगे एक पॉइंट और साथियों कि द रोलेक्ट एक्ट वाज पास्ड इन मार्च 1990, और कह रहा है कि इसी के शासनकाल में वर्ष 1919 में ही क्या होता है, रोलेक्ट एक्ट पारित किया जाता है प्यारे साथियों। क्या, रोलेक्ट एक्ट। और रोलेक्ट एक्ट के तहत क्या होता था, बिना पूछताछ के, ठीक है, किसी को भी गिरफ्तार कर लेना, केवल संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेना, ये रोलेक्ट एक्ट का मेन कह लीजिए कि थीम था। ठीक है,
आगे कह रहा है कि द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920 और 1920 में क्या होता है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया जाता है। आप सभी को पता है कि गांधी जी ने क्या किया था वर्ष 1920 में, कब प्यारे साथियों, वर्ष 1920 में क्या हुआ था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। क्या हुआ था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, ठीक है, इसका जो शासन काल रहा था वह 1916 से कब तक, 21 तक था। इसके बाद 1915 में इसी के शासन काल में क्या होता है, गांधी जी की भारत वापसी होती है, यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। और फिर 1916 में क्या होता है, होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किया जाता है। और ये कौन करता है, तो तिलक द्वारा और एनी बेसेंट द्वारा किया जाता है। फिर 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो कांग्रेस का नरम दल और गरम दल था, जो कि सूरत अधिवेशन 1907 में अलग हुए थे, वे आपस में क्या होते हैं, एक हो जाते हैं। यानी 1907 के सूरत अधिवेशन में 1907 का जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था, वहां पे कांग्रेस दो भाग में डिवाइड होता है, नरम दल और गरम दल। फिर यही नरम दल और गरम दल जब 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, तो यहां पे क्या हो जाते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ, आगे ध्यान रखिएगा। आगे 1916 में क्या होता है, बीएचयू की स्थापना किया जाता है। कौन करता है, मदन मोहन मालवीय जी करते हैं। ठीक, 1917 में क्या होता है, चंपारण, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह होता है। 18 में गांधी जी का खेड़ा आंदोलन होता है और 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। फिर 1919 में ही रोलेक्ट एक्ट पारित होता है। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन चलता है। ये सारी घटनाएं किसके समय की है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की समय की है। किसके समय की, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय के साथियों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे लॉर्ड रीडिंग की। किसकी बात करेंगे साथियों, लॉर्ड रीडिंग की बात करेंगे। इसके बारे में एक पॉइंट याद आपको रखने हैं कि इसके समय में क्या होता है, चौरी चौरा कांड होता है। क्या होता है, इसके समय में चौरी चौरा कांड होता है। यानी पहली बात तो इसका शासनकाल कब से कब तक था, 21 से 26 तक था। और इसके समय में क्या होता है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। यानी ड्यूरिंग हिज टेन्योर चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन 5 फरवरी और 1922। कौन भाई, लॉर्ड रीडिंग। कौन है, लॉर्ड रीडिंग है। अभी जो लॉर्ड रीडिंग है साथियों, ठीक है, इनका टेन्योर कब से कब तक है, 1921 से लेकर 1926 तक इनका क्या है प्यारे साथियों, टेन्योर है। अब इनका जो टेन्योर है, ठीक है, ये अपने टेन्योर के दौरान ही क्या करते हैं प्यारे साथियों, ठीक है, इनके टेन्योर के दौरान क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 मार्च 1922 को क्या होता है प्यारे साथियों, चौरी चौरा कांड होता है। क्या होता है, चौरी चौरा कांड होता है। कौन सा कांड होता है, चौरी चौरा कांड होता है। ठीक है, अब चौरी चौरा कांड के बारे में हम पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, बताने लग जाएंगे तो ये भारतीय जो उस समय कह लीजिए कि क्रांतिकारी थे, इन्होंने ही ब्रिटिशों के ट्रेन को लूटा था, खजाने को लूटा था। ठीक है, और डीप बताएंगे तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं मिलेगा, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है ना, हाँ, आगे ध्यान रखिएगा। लॉर्ड रीडिंग हो गए। ठीक, इनके समय में स्वराज पार्टी का स्थापना किया जाता है मार्च 1923 में। ठीक है, यानी कि मार्च 1923 में, मार्च 1923 में क्या होता है, स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। कौन सी पार्टी का, स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। स्वराज पार्टी का गठन होता है, कब होता है, मार्च 1923 में होता है साथियों। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड इरविन। कौन आते हैं प्यारे साथियों, लॉर्ड इरविन आते हैं। ये भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है तो जान लेते हैं इनके बारे में। तो इसका जो कार्यकाल था वह 1926 से लेकर 1931 तक था। कब से कब तक, 26 से लेके 31 तक था। और इसके समय में फरवरी 1928 में क्या होता है, साइमन कमीशन भारत आता है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर साइमन कमीशन केम इनटू इंडिया फरवरी 1928। कौन है भाई, ये कौन है, लॉर्ड रीडिंग हो गए, लॉर्ड इरविन। आइए बात कर लेते हैं लॉर्ड इरविन के बारे में साथियों। किसके बारे में, लॉर्ड इरविन के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जो शासन था वह कब से कब तक था, 1926 से लेकर के 1931 तक था साथियों। कब से कब तक, 26 से लेकर 31 तक था इनका शासन काल। तो इनके बारे में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जरा अगर हम उनके बारे में नजर डालें तो सबसे पहली बात कि फरवरी 1928 में, फरवरी 1928 में क्या होता है, साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत
आया। और जब साइमन कमीशन भारत आता है तो साइमन गो बैक का नारा लगता है और इसी में क्या होता है, लाठीचार्ज किया जाता है पुलिस के द्वारा और लाला लाजपत राय जी काफी घायल हो जाते हैं। कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, भगत सिंह, सुखदेव ये सब मिलकर के सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। ठीक है, बात चूंकि सब पूरी हिस्ट्री की कहानी है तो पूरा इतिहास में आपको नहीं बताने वाले हैं, पॉलिटी का अध्ययन मैं आपको करा रहा हूं, उसके अंतर्गत ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था जो कि आपसे प्रश्न पूछे जाते तो मैं आपको करा दे रहा हूं। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग दिस टाइम गांधी जी स्टार्टेड द सिविल डिसोबेडिसेंस मूवमेंट, यानी कि इस समय क्या होता है, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। किसके समय में भाई, लॉर्ड इरविन के समय में ही क्या करते हैं, गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करते हैं। क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। और आगे कह रहा है कि द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, और ये जो इरविन है, ठीक है, इसी के समय में क्या होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसी के समय में क्या होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, कब होता है, 1930 में आयोजित किया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है, ये जो गोलमेज सम्मेलन होता है, गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था। कितनी बार हुआ था, 3 बार हुआ था। अब जब 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो कब कब हुआ था, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम कब होता है, 1930 में, सेकेंड टाइम कब होता है, 1931 में, और थर्ड टाइम कब होता है, 1932 में। ठीक है, ये आपको डेट याद रखने हैं। ठीक, ये 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में से गांधी जी केवल और केवल कहां पे गए थे, तो गांधी जी केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और इसी समय 1931 में ही गांधी जी के बीच और इरविन के बीच क्या होता है, समझौता होता है साथियों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। इन दिसंबर 1929 कांग्रेस डिमांडेड कंप्लीट स्वराज एंड द ट्रिकलर वाज होस्टेड, यानी कि दिसंबर 1929 में ही क्या होता है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है और तिरंगा लहराया जाता है साथियों। क्या किया जाता है, तिरंगा लहराया जाता है। ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1929 में क्या होता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। क्या होता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन होता है। कब होता है, 1929 में। अब जब लाहौर अधिवेशन होता है प्यारे साथियों, ठीक है, तो इस लाहौर अधिवेशन में क्या किया जाता है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग किया जाता है। क्या किया जाता है, पूर्ण स्वराज्य की मांग किया जाता है कि भैया आपको हमारा जो स्वराज्य हमको लौटा दो। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है और पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हुए एक पॉइंट और कहा गया, क्या किया गया, उसी समय क्या किया गया प्यारे साथियों, तिरंगा फहराया गया। और तिरंगा फहरा करके क्या किया जाता है, तिरंगा फहरा करके पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 26 जनवरी 1930 को तिरंगा फहरा करके अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए, बस इसीलिए हमारा संविधान बन के रेडी कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसको लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो 26 जनवरी का दिन था, इसको यादगार बनाने के लिए प्यारे साथियों क्या किया जाता है, थोड़ा दिन वेट किया जाता है कि हम ऐसे दिन संविधान को लागू करें जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 26 जनवरी का दिन इसीलिए हमारे लिए क्या प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक पॉइंट और 1931 में क्या होता है साथियों, 1931 के दौरान ही, 1931 में क्या होता है, गांधी और इरविन के बीच क्या होता है, समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता, आपसे पूछा जाएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आपको क्या याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या याद रखना है, तो 1931 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है, इतनी बातें आपको क्या करनी है, क्लियर करके बहुत ध्यान से रखना है। हाँ पापा, एक सेकेंड, कितना होता है, 4 5-7 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा ठीक।
ठीक है साथियों, इतनी बातें क्लियर है? जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे किसके बारे में? लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में। किसके बारे में प्यारे साथियों? लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में। तो लॉर्ड वेलिंगटन का जो कार्यकाल था वो 31 से 36 तक था और इनके समय में क्या होता? दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन किसके समय में हुआ? तो वह हुआ, पहला गोलमेज सम्मेलन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड इरविन के समय में। लेकिन अगर वही हम बात करें दूसरे गोलमेज सम्मेलन की तो वह कब होता है? किसके समय में? लॉर्ड वेलिंगटन के समय में होता है। ठीक है ना? यानी कि ड्यूरिंग हिज रेन द सेकेंड एंड थर्ड गोलमेज सम्मेलन या फिर कह सकते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1931 एंड 1932, यानी 1931 और 1932 में क्या होता है साथियों? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है। पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर इन 1932, और गांधी जी के बीच क्या होता है? गांधी जी के बीच और अंबेडकर जी के बीच 1932 में क्या होता है? पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है साथियों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही 1932 में क्या होता है? पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है। क्या होता है? पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता होता है। ठीक है ना? क्लियर है? ड्यूरिंग हिज रेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज पास्ड, और इनके समय में ही, लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही क्या होता है? भारत शासन अधिनियम 1935 पारित होता है। क्या होता है? भारत शासन अधिनियम 1935 पारित होता है साथियों। ठीक है ना? आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। तो इनका जो कार्यकाल था वह 1936 से लेकर कब तक था? 1943 तक था साथियों। यानी जो लॉर्ड लिनलिथगो है इनका कार्यकाल 1936 से लेकर के 1943 तक था, और वायसराय के तौर पे सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? लॉर्ड लिनलिथगो का ही रहा था। इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है कि 1940 में क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव आता है, और 1942 में क्या होता है? क्रिप्स मिशन आता है। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, लिनलिथगो। अभी जो लॉर्ड लिनलिथगो थे साथियों, ठीक है, जो लॉर्ड लिनलिथगो थे, क्या होता है? इनके समय में 1940 में क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव आता है। क्या आता है? 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, और साथ ही साथ 1942 में क्या साथियों? साथ ही साथ 1942 में क्या आता है? क्रिप्स मिशन आता है, यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव आता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन आता है। इतनी बातें क्लियर है ना? इतनी बातें क्लियर है? ठीक। आइए आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है कि मुस्लिम लीग टॉक्ड अबाउट टू नेशन थियरी इन मार्च 1940। ठीक है, यानी इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है? मुस्लिम लीग। ठीक है, कौन प्यारे साथियों? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग क्या करता है? द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करता है। क्या करता है? द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करता है। ठीक है, कौन करता है? मुस्लिम लीग। एक बात ध्यान रखिएगा, जो लॉर्ड लिनलिथगो थे इनके समय में जो अगस्त प्रस्ताव क्रिप्स मिशन आया था, ये मुख्यतः इसलिए आया था, भारत के नेताओं के समझाने आया था कि आप क्या करिए, आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे साथ शामिल होइए और उसके बदले हम क्या करेंगे? आपका जो संविधान सभा का गठन है वो हम कर देंगे। लेकिन भारत के जो नेता थे, जो लीडर्स थे, वे कहते नहीं भाई, पहले संविधान सभा गठित होना चाहिए। ठीक है, बाद में क्या किया जाता है? इन दोनों क्या किया जाता है? खारिज कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। ठीक है, और इसी समय क्या होता है? मुस्लिम लीग क्या करता है? द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करता है। कब करता है भाई? तो ये करता है 1940 में। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात होती है ना, तो मुस्लिम लीग 1940 में कहती है ऐसा भाई, मुस्लिमों के लिए हमें एक अलग देश चाहिए जिसका नाम क्या होगा? पाकिस्तान। यानी मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग किसने किया? मुस्लिम लीग ने किया। ठीक है ना? बात समझ गया ना? टू नेशन थ्योरी का मतलब होता है कि हमको भारत और पाकिस्तान में पूरा हिंदुस्तान बंटना चाहिए और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान अलग होना चाहिए। ठीक है ना? आइए आगे बात करते हैं। ठीक, अब बात करेंगे लॉर्ड बेबल की। लॉर्ड बेबल क्या है? इट्स टेन्योर लास्टेड फ्रॉम 1943 से 1947, और इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1943 से लेकर कब तक रहा था साथियों? 1947 तक रहा था। किसका? लॉर्ड बेबल। ठीक है, और ये जो लॉर्ड बेबल थे इनके समय में क्या होता है? 14 अगस्त 1945 को जापान द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। ठीक है, तो लॉर्ड बेबल से आपको ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं।
ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन की। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ये क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। कौन, लॉर्ड माउंटबेटन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहली बात इनका कार्यकाल देखें तो 47 से 48 तक था। ठीक, और माउंटबेटन योजना 1947 के तहत ही ब्रिटिश भारत को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। देखिए जो माउंटबेटन थे, ठीक है, यह अंतिम भारतीय वायसराय थे। ठीक है, और इन्हीं के समय में क्या होता है, जो ब्रिटिश भारत था, यानी कि जहां पे जो भारत था, चूंकि उस समय ब्रिटिश राज कर रहे थे तो उसको ब्रिटिश भारत ही कहेंगे। पूरे ब्रिटिश भारत को क्या किया जाता है, दो भागों में बांटा जाता है, भारत और पाकिस्तान में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। और यह क्या होता है, अंतिम वायसराय होता है भारत का। इसके बाद वायसराय कौन बनते हैं श्री राजगोपालचारी। तो ये वायसराय नहीं बनते प्यारे साथियों, ये क्या बनते हैं, ये बनते हैं गवर्नर जनरल। तो ही वाज एन इंडियन, यानी कि राजगोपालचारी क्या थे, एक भारतीय थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1948 से लेकर के 1950 तक था। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कहे कि 1948 1950, हाँ इसलिए क्योंकि जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो भारत में इंटरिम गवर्नमेंट चलती है, यानी अंतरिम सरकार का गठन होता है। और जब अंतरिम सरकार का गठन होता है प्यारे साथियों, तो उसके बाद क्या होता है, जो श्री राजगोपालचारी होते हैं ये गवर्नर जनरल बन जाते हैं। ये कब तक रहते हैं, जब तक कि संविधान हमारा लागू नहीं हो जाता। ठीक है ना, यानी कि ये भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो श्री राजगोपालचारी, या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी श्री राजगोपालचारी थे। ठीक है, बात समझ गया ना। तो यहाँ पे जो प्रश्न था, कल मैंने बताया था कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये ऑप्शन से हम लोग संतुष्ट हो गए थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जवाहरलाल नेहरू थे। अभी मैंने बताया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी गोपालचारी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। यानी पहला कथन क्या है, सत्य है, दूसरा क्या है, असत्य है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 से हो जाएगा। और यह जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, यह कब पूछा गया था, 2024 BHU DU BEd यानी कि COQP 04 वाला जो पेपर कोड होता है, इसी में आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को हम लोग किसी अन्य दिन करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और आज क्या है बेटा, इतना ही करते हैं, ठीक है ना, आज इतना ही करते हैं, ठीक है ना, जी हाँ। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।